फर्स्ट डे की एक और पॉडकास्ट में मैं विकी आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आपको पता होगा कि हमने पहले एक उर्दू में पॉडकास्ट की थी, ये हमारी दूसरी किस्त है उर्दू की पॉडकास्ट में। और ये जो पॉडकास्ट का जो सिलसिला हमने शुरू किया उसमें काफ़ी हमारी मेहनत होती है, तो हम एप्रिशिएट करेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमारी वीडियोज़ जो है वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और आज की जो दूसरी जो उर्दू की पॉडकास्ट है उसमें हमने एक पीएचडी डॉक्टर गुलरेज़ इकबाल जो कि मेडिकल साइंस में बायोमेडिकल बायोमेडिकल में काम करते हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। वेलकम गुलरेज़, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएँ? ठीक-ठाक। तो गुलरेज़ जो है वो हमारा जैसे टॉपिक है, आपकी फ़ील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप काम कर रहे हैं कि जैसे हमारी आज पॉडकास्ट का मेन टॉपिक है कि हम कैसे जो है वो जो बीमारियाँ हैं, जो डिज़ीज़ेज़ हैं, उनके बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से डेटा एनालाइज़ करके, और कैसे जो है वो हम पेशेंट्स को देखते हुए उनको जो है वो एक पर्सनलाइज़्ड हेल्थ केयर प्लान बना सकते हैं। तो ये जो है उस पर आपने काम किया हुआ है, तो पहले आप ये मुझे बताएँ कि आप जो है पहले आप अपना थोड़ा-सा तारुफ़ कराएँ, हमारे देखने वालों और सुनने वालों के लिए, क्या जो है वो आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपने क्या किया हुआ है? जी, जैसा कि आपने बताया है, मेरा नाम डॉक्टर हुँ, गुलरेज़ इकबाल चौधरी हुँ, और मेरा तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर से है हुँ, और मैंने अभी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट की है और अभी मैं ट्रांसलेशन बायोलॉजी में उमिया यूनिवर्सिटी स्वीडन में एज़ ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर काम कर रहा हूँ। हुँ, तो अ, मैंने जो है पीएचडी बायोमेडिकल सिग्नल्स में की है। हुँ, मेनली जो सीगा आपने टॉपिक मेरा बताया है कि डिजीज़ेज़ को प्रेडिक्ट करना, कि उनकी पेशेंट हुँ, को ही करना कि हुँ, अगर तो कोई डिज़ीज़ नहीं है तो उसको अ, अगर वो कहीं कभी भी मतलब कब और किस टाइम जो है ना वो अपीयर हो सकती है या उसके कुछ सिम्पटम्स नहीं है, तो तब भी हुँ, आप एनालाइज़ करके अपने आप को देख के तो आपको एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप खतरे में हैं या नहीं हैं। हुँ, दूसरा ये काम था कि आप जो है ये भी कर सकते हैं, अगर किसी एक एक इंसान को कोई एक बीमारी लगी हुई है ऑलरेडी, लाइक डायबिटीज़ है, तो हुँ, वो अपने आप को मॉनिटर कर सकता है और देख सकता है कि आगे जो है इसकी प्रोग्रेशन क्या है। मतलब एक बीमारी से दूसरी बीमारी और दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी, और ये इसकी प्रोग्रेशन किस लेवल तक जा सकती है। तो हमारा हुँ, काम ये था कि ये पर्सनलाइज़ केयर जो है की तरफ जाएँ हम, हुँ, ताकि हमारा जो सिस्टम है, जैसे एआई और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो हर हुँ, इंसान के पास जो है वो ये सिस्टम मौजूद होना चाहिए ताकि वो अपने आप को मॉनिटर कर सके और अपने आप को एनालाइज़ कर सके कि वो आया कोई किसी खतरे में तो नहीं है, कोई बीमारी हुँ, तो नहीं उसको लगने वाली, या उसको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ तो नहीं वो मूव हो रहा। हुँ। तो ये सारा बेसिकली मेरा काम था। अच्छा, तो इसमें ये था कि जो जैसे आपने जो डेटा एनालिसिस की थी, या इसमें ये जैसे अभी आपने बताया कि ये आप जो जो बंदा है वो पर्सनल लेवल पर कर सकता है, या हेल्थ केयर सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है कि ये जो एनालिसिस है या ये जो प्रेडिक्शंस हैं? वेल ये तो तकरीबन कहते हैं कि आप खुद एक डॉक्टर होते हैं अपने आप के लिए, हुँ, हुँ, क्योंकि आपने खुद ही देखना होता है कि जी क्योंकि आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा कर रहे होते हैं और आप भी जाके डॉक्टर्स को बताते हैं कि आपको ये सिम्पटम्स हैं और ये मसले चल रहे हैं। हाँ, देन डॉक्टर जो है ना वो डेफ़िनिटली उसके हिसाब से टेस्ट या जो भी प्रिस्क्राइब करता है वो करता है और हाँ, देन वो फिगर आउट करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दैट्स मीन्स हुँ, कि पहले तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट हैं जिनको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेज़ आ रही हैं। हुँ, तो सिमिलरली ये है कि हम जो टेक्निकली जो हम डेटा लेते हैं जो हुँ, एनालिसिस पर्पज़ के लिए, हुँ, तो वो उसमें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो बेसिकली अपनी इंसान की बॉडी को रेगुलेट करता है। तो हुँ, हम बेसिकली उसको बेसिकली असेसमेंट कर देते हैं उसकी, कि अगर उसके अंदर कुछ चेंजेज़ आ रही हैं, उसके बिहेवियर में कोई तब्दीली आ रही है, तो हुँ, दैट मीन्स कि कोई ना कोई बीमारी है या जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो हुँ, एक बीमारी का ही वजह हो सकती है। हुँ, तो अगर वो है तो देन डेफ़िनिटली आपको परेशान होना चाहिए और आपको किसी भी अपने नॉलेज से जो है वो डिस्कस करना चाहिए उस सिचुएशन को। हुँ। लेकिन ये जो जैसे आपने बताया कि जैसे कुछ डेटा एनालिसिस होगा ना इसके पीछे बिहाइंड ना,
तो वो जो होगा वो मेरा जो डेटा है, जैसे मैं उसको जैसे कुछ भी चीज़ें जैसे उन सेंसर्स पर जो भी है वो डेटा लाने के लिए, तो कोई ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिनसे वो डेटा कलेक्ट होकर वहाँ पर जाएगा सिस्टम में या ये कैसे होगा ना प्रोसेस? जी, बिल्कुल। आजकल तो ख़ैर वैसे काफ़ी सारे आ रहे हैं सेंसर आ रहे हैं जिनमें से एक है हुँ, पोलर एज 10 सेंसर है, जो एक हुँ, चेस्ट स्ट्रैप है, तो आप बेसिकली हार्ट के करीब उस सेंसर को चेस्ट के साथ लगा लेते हैं, तो हुँ, मोबाइल के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है और देन आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं इस तरह की मोबाइल में। हुँ, इवन पोलर खुद भी जो है वो प्रोवाइड करता है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस हुँ, मिल जाएँगी, तो वहाँ पे आप सारे का सारा एनालिसिस देखना शुरू हो जाएँगे कि बेसिकली आपकी जो हार्ट बीट है या जो वेरिएशन हुँ, है उसके अंदर वो किस तरह की है। किस तो तरह की बेसिकली है? इसमें जो तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि वो किस तरह की तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं। सही। तो ये जो है जो आपने जो किया है जैसे प्रेडिक्शन करना इसके बारे में और फिर आप उसको जैसे आपने बताया था कि आप जो पेशेंट्स हैं उनको फिर आप पर्सनलाइज़ हेल्थ केयर जैसे कर सकते हैं ना जो जो वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है वो कर सकता है और वो उसमें ये हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग हो सकती है वरना अभी ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये कैसे डिफरेंट है कि पर्सनलाइज़्ड हेल्थ केयर के एडवांटेजेस क्या है ना जो कि ट्रेडिशनल जैसे हेल्थ केयर सिस्टम अभी जैसे चल रहा है और अगर हम उसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो उनमें फ़र्क क्या है और उनमें एडवांटेजेस क्या है ना उसके ना पर्सनलाइज़्ड हेल्थ केयर सिस्टम के? बिल्कुल बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखें हुँ, सबसे बड़ा इश्यू तो ये आता है कि हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही ओवर क्राउडेड होते हैं। इवन हुँ, सम टाइम लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ होता है और वो समझते हैं कि हमें दिल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो हुँ, हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और ये मिसडायग्नोसिस होता है बेसिकली लोग उसको उस तरह से देखते हैं और ज़रा ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। ऑब्वियसली लेना भी हुँ, चाहिए, लेकिन हुँ, वो ओवरबर्डन करते हैं हॉस्पिटल सिस्टम्स को या उन हुँ, हेल्थ केयर सिस्टम्स हुँ, को। तो इससे अवॉइड किया जाता है ऑब्वियसली उसके साथ फिर कॉस्ट भी एसोसिएटेड है, तो हुँ, उससे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते हैं। हुँ, तो ये बेसिकली अवॉइड की जा सकती है अगर जो कोई भी बंदा जो है वो अपने आप को पर्सनली मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है कि हुँ, उसकी बॉडी का बिहेवियर क्या है, उठने बैठने में, दौड़ने में, खाने पीने में, मतलब वो जो हुँ, सर्टेन बिहेवियर है या ड्यूरिंग स्लीप टाइम के अंदर जो है ना उसकी बॉडी का क्या बिहेवियर था जब वो बिल्कुल फ्री रनिंग सिचुएशन में थी, जब वो हुँ, उसने काफी सारे सिस्टम जो है ना हुँ, शट डाउन हुँ, किए हुए हैं और देन बॉडी उस वक्त किस तरह बिहेव कर रही है। हाँ। तो अगर कोई बंदा इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है तो वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली उसकी बॉडी जो है उसके अंदर ज्यादा रैपिड चेंजेस क्या आ रही हैं। लेकिन क्या इसके लिए जो है वो जैसे ये भी एक है कि ये जो डेटा है सारा इवन वो आपने जैसे बताया कि डिवाइसेज़ हैं, आप मोबाइल में डेटा देख सकते हैं। तो इसके लिए भी जो है कुछ हेल्प की जो जो बंदा जो इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो इसको देख रहा है, जो पेशेंट है इटसेल्फ या पेशेंट ना भी है जो कि सब्जेक्ट कह लें हम, तो वो जो उसको किसी हेल्थ केयर की पहले उसको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत होगी कि ये गाइडलाइन है, आपको ये चीज़ें देखनी है, आपके अगर जो ये जैसे अगर च फॉर सपोज़ ये मार्कर्स आ रहे हैं या ये डेटा आ रहा है, तो आप फिर देखें कि ये एक वरीड साइन है या इसको आपको कुछ कंसीडर नहीं करना, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा ना? क्योंकि ये काफ़ी एक वो है कि एक आप जो है सब्जेक्ट को कहते हैं कि आप खुद एनालाइज़ करें और इतने ज़्यादा मार्कर्स हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो रेस्टिंग पोज़ीशन में होता है। हुँ, तो रेस्टिंग पोज़ीशन में आपका जो है ना ऑब्वियसली आपको जो फ़िगर्स हैं या जो डेटा है वो लाइक हार्ट बीट है तो वो नॉर्मल होनी चाहिए। हुँ, वो आपकी 60 टू 100 के दरमियान होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, तो इससे ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली या इससे कम होगी तो देन आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो हुँ, इसी तरह ये है कि जो रेस्टिंग में जो डेटा आपके पास आ रहा है, अगर आप कहीं रनिंग कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं और वे हुँ, वापस वो आपका जब आपके वापस आप रेस्टिंग फॉर्म में आए, तो वो वापस नॉर्मल पोज़ीशन में नहीं आ रहा। आफ्टर हुँ, सम टाइम लाइक मे बी 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद, हुँ, तो फिर आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत है और फिर आपको देखना चाहिए कि ये क्यों नॉर्मल नहीं हो रहा। स्टिल हुँ, मेरा जो वो जो इंडेक्सेस हैं, ऑल्दो वो एप्लीकेशंस भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो काफ़ी डिटेल्स दे रही होती हैं कि अच्छा आप किस हुँ, तरफ मूव हो रहे हैं। हुँ, वो मार्कर्स रेड और हुँ, येलो में और इस तरह से वो दिखा रही होती हैं। अच्छा, अब वो ऑब्वियसली एनालाइज़ अगर कर रही होती हैं। वो एनालाइज़ कर रही होती है रेगुलरली। हुँ, बट अगेन अगर हुँ, आपको समझना है, जिस तरह से मैंने काम किया है, तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं इसको, इस हुँ, इन अप्रोचेज़ को। तो बेसिकली हुँ, इसमें ये होता है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर इंडेक्सेस जा रहे हैं, तो वो हुँ, दैट मीन्स दैट यू आर फाइन।
अगर आप वो हुँ, लोअर हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो लोअर हुँ, नहीं होने चाहिए। अपर हुँ, जा रहे हैं तो दैट्स फाइन, वो जा हुँ, सकते हैं, वो इसका हुँ, मतलब है कि आप हेल्दी हैं और फिट हैं। हुँ, अगर वो लोअर हो रहे हैं सही। तो इसका मतलब है कि आप सिक हैं और आपको कोई ना कोई इश्यू है, और यानी कि हो सकता है कोई टेम्परेरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, हुँ, रेस्पिरेटरी रेट हाँ, कम या ज़्यादा हो सकता है, तो ज़्यादा उसकी हो वजह से सकता भी है। इश्यूज़ आ जाते हैं। जी, जी, जी। तो वो जो आपको जो है जैसे है कि उस वक़्त आपको देखना है कि आप जो है वो अगर जे पहले से ही किसी ऐसी जैसे फ़ीवर या कुछ ऐसे डिज़ीज़ेज़ हो रही हैं, तो उस वक़्त आपके ये जो मार्कर्स होंगे या जो इंडेक्सेस होंगे वो ऑफ होंगे। तो आप उस वक़्त ज़्यादा उसका जो है वो क्या कहा जाए कि इतना ज़्यादा उसको कंसर्न में ना लाएँ। लेकिन जब आप एक हेल्दी उसमें हैं और फिर हो रहे हैं आपके इंडेक्सेस या जो आपने जो भी नोट करना है मार्कर्स वो हाई उस पर हैं या लो उस पर हैं, तो फिर आप उसको जो है वो आपके लिए कंसर्निंग है। जी, बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेरी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपका वेरिएशन हुँ, आती है जब आप रनिंग कर रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या हुँ, कोई और काम हुँ, कर रहे हैं, तो हुँ, उसमें वो थोड़े-से ऊपर-नीचे होंगे। लेकिन हुँ, जब आप फिर बिल्कुल रेस्टिंग पोज़ीशन में आते हैं, तो देन वो उनको नॉर्मल हो जाना चाहिए। नॉर्मल। और अगर वो रेगुलरली वो नॉर्मल नहीं हो पा रहे, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वो मतलब कोई ना कोई जो है ना उसमें वार्निंग साइन्स हैं। तो उस सही। टाइम में जो है ना वो आपको अपने फिज़िशियन से जो है वो राब्ता कर लेना चाहिए। हुँ। तो आपने जो अपनी जो रिसर्च की थी वहाँ पर पीएचडी की थी, उसमें आपने जो एनालाइज़ किया था डेटा को, वो थ्रू एआई किया था या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वगैरह यूज़ किए थे? वेल हम जो है बेसिकली उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी थ्योरेटिकल मेजर्स हैं, हुँ, वो यूज़ हुँ, किए थे, तो वो भी वो काफ़ी हद तक एआई में यूज़ होते हैं। तो हुँ। अच्छा। कुछ नेटवर्क्स यूज़ किए थे, उनसे पैटर्न्स निकाले थे, तो यानी हुँ, कि काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू एआई के ही है, हुँ, बट नॉट एग्ज़ैक्टली एआई। और दूसरी हुँ, बात ये होती है कि इसमें अगर जितना आपके पास डिस्क्रिप्टिव हुँ, इन्फॉर्मेशन हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यू है और आपको हुँ, स्टैटिस्टिकली ज़्यादा जो है ना वो आपको मतलब आप लोगों को बता सकें जितना ज़्यादा, वो उतना ही बेहतर है और इतना ही वो ट्रस्टवर्दी है। हुँ। और इन जो भी डिफरेंट आपने जैसे बताया कि जैसे मैंने आपकी थीसिस पढ़ी तो डिफरेंट जो है अप्रोचेज़ और डिफरेंट मेथड्स आपने यूज़ किए थे, प्रेडिक्ट करने के लिए डिसीज़ेज़ को। तो उनमें डिफरेंट जो ये अप्रोचेज़ हैं उनकी एक्यूरेसी क्या-क्या है ना डिफरेंट मॉडल्स की? अ, वहाँ पे तो देखें 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि हमने उसको जो सेपरेशन होती है ना एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के दरमियान, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, हमने डेटा लिया है जो हेल्दी लोग हैं, जिनको हम कंट्रोल हुँ, सब्जेक्ट्स कहते हैं, हुँ, और एक वो उन लोगों का डेटा लिया है जो बेसिकली ऑलरेडी जिनको कोई ना कोई डिज़ीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में वहाँ पर जो मैंने डेटा लिया था वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लोग थे, हुँ, और वो लोग थे जिनको ऑलरेडी अट्रियल फिब्रिलेशन काइंड ऑफ हार्ट डिज़ीज़ थी, तो हुँ, वो थी। तो वो जब वो डिज़ीज़ उनको थी, तो इन दोनों ग्रुपों को बेसिकली एक-दूसरे से सेपरेट करना इम्पोर्टेंट था। हुँ, फिर उनको स्टैटिस्टिकली फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि ये कितने जो है ना परसेंटेज वो इनके ये सेपरेटेबल हैं एक-दूसरे से। हुँ, जब हमने अपनी एक अप्रोचेज़ उस पे डेवलप करके अप्लाई की हैं, तो हमने उस तरह से हुँ, भी देखा। एक और होता है जो मशीन लर्निंग में ज़्यादा यूज़ होती है अप्रोच, वो होता है हुँ, एरिया अंडर रिसीवर ऑपरेटर करैक्टरिस्टिक का। हुँ, तो उसको हम बेसिकली वो भी सेपरेट करती है जी, कि अच्छा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को हमने कितना सक्सेसफुली और कितना एक्यूरेटली हमने सेपरेट किया है। तो अगर आप मेरे पेपर पढ़ें तो उसमें जो है वो बेसिकली दिया हुआ है कि वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुली सेपरेटेबल हैं। हुँ, सही। तो ये जैसे हमने जैसे आपने ये काम किया इस पर, तो उसमें ये बताइएगा कि ये तमाम जैसे कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ को ये प्रेडिक्ट कर सकता है ना? और कौन-सी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जो कि अभी जो है उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, डेटा एनालिसिस के थ्रू? अ, वेल वैसे तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन अप्रोचेज़ का, हुँ, हुँ, उसमें तो ये है कि आप इस इनसे एनालाइज़ तो कर सकते हैं, बट ये आप नहीं बता सकते कि एग्ज़ैक्टली अभी कौन-सी बीमारी है। हुँ, अ सही। मतलब वो अभी इतनी जो है ना वो या तो डेटा अवेलेबल नहीं है उस तरह का, हुँ, या इतना यानी कि मैच्योर नहीं हुई हैं चीज़ें। मैच्योर नहीं हुई। अ, जी, तो उसमें आप ये तो बता सकते हैं कि कोई ना कोई डिज़ीज़ मौजूद है। उसके लिए हुँ, फर्दर जो है ना वो आपको डिफरेंट किस्म के टेस्ट से गुज़रना पड़ेगा, जो
उनको डिफाइन करने के लिए कि एक्चुअल कौन-सी बीमारी है। बेसिकली ये हाँ, इवैल्यूएट करते हैं स्ट्रेस को कि हुँ, आपके बॉडी के ऊपर किस लेवल की स्ट्रेस है। तो हुँ, स्ट्रेस 2 ही तरह से आती है, या तो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट की तरफ से भी आ सकती है। हुँ, एक्सटर्नल जो है इमोशंस किसी स्टेट की वजह से भी हो सकती है कि कोई बंदा इमोशनली या वर्बली अब्यूज़ हो रहा है और वो उसको ऊपर स्ट्रेस आ रही है। हुँ, इसी तरह वो इस वजह से भी हो सकती है स्ट्रेस के इंटरनली जो स्ट्रेस है वो बेसिकली किसी डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है। हाँ, तो सही। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो जो बेसिकली उनको आप असेस करके देख सकते हैं कि ये किस वजह से आ रही है चीज़। सो जनरली हम जो मुझे समझ में अभी आया है उससे वो ये है कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट एक्चुअली क्या रॉन्ग है वो जो प्रेडिक्ट करना वो मुश्किल है। उसके लिए अभी भी टेस्ट हमें कराने पड़ेंगे वहाँ पर जाकर ताकि बट ये हमें वो इंडिकेट कर सकता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ये क्या मैं सही समझ रहा हूँ उसको? जी, बेसिकली होता ये है ना कि देखें, अब वो जैसे कहते हैं जी कि 30 इज़ योर पीक, तो हुँ, आप उसके बाद आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डिग्रेड होना हुँ, शुरू हो जाता है, वो बाय हुँ, नॉर्मल भी है। तो अगर हुँ, आप 30 तक देखेंगे, अगर आप हेल्दी रहे हैं 30 तक, तो हुँ, आपके जो है ना वो इंडेक्सेस जो है ना वो काफ़ी हाई वैल्यू देते रहते हुँ, हैं। उसके बाद वो अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल से नहीं जी रहे ना, तो देन वो बेसिकली डाउनफॉल की तरफ आते हैं। तो इन वन वे हुँ, अगर इनफ डेटा अवेलेबल हो तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक बंदे की जो लाइफ पेमेंट है, वो कब जो है ना वो कितनी है और कब उसने वो जो है ना वो मोर्टेलिटी की तरफ वो कब जा रहा है। हाँ, सही। तो वही है कि हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन वो समथिंग रॉन्ग बट हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ रॉन्ग। जी, उसके लिए स्पेसिफिक फिर डेटा उस साइट पे स्पेसिफिक चाहिए डेटा। हमें जो। हाँ, जी, और जो ये भी प्रेडिक्शन है जैसे हम इसको भी प्रेडिक्ट करें कि अगर ये कुछ गलत है, तो इसके लिए जो ज़ाहिर बात है आप एक पेशेंट का या एक सब्जेक्ट का डेटा इनफ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी बड़े डेटा साइज़ की ना। तो वो जो डेटा का साइज़ है वो क्या इस मतलब कि इस तरह का डेटा साइज़ हो जिसमें एक्यूरेसी जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा ना डेटा साइज़? वेल बेसिकली ये मेरे ख्याल में मैंने फ्यूचर वर्क में भी डाला है कि ये चीज़ हाँ, होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि अगर जितना बड़ा डेटा सेट होगा, ऑब्वियसली अभी हुँ, तो बहुत छोटे-छोटे डेटा सेट्स के ऊपर जो है वो हुँ, ये मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं और इनकी हुँ, रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए डेफिनिटली अ, बड़े ही डेटा सेट के ऊपर इनको टेस्ट किया जा सकता है और फिर बताया जा सकता हुँ, है जी कि ये कितने रिलायबल हैं। हुँ, सो जो फ्यूचर में की पॉसिबल है, क्योंकि हुँ, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो जो मेडिकल साइंस और रिसर्चर्स के दरमियान हुँ, एक काफ़ी बड़ा खलीज मौजूद है, जो हुँ, अभी तक इसको फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है ड्यू टू हुँ, प्राइवेसी। आप जैसे यूरोप में रह रहे हैं तो आप बेहतर हुँ, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हुँ, इसके ऊपर कितने-कितने लॉज़ आ चुके हुए हैं हाँ, और ये कितना ही खतरनाक काम है कि अगर किसी का डेटा लीक हो जाए और आप वो आपके पास हो, तो वो हुँ। आपके साथ क्या कर सकता है। मेडिकल डेटा में हाँ, जो आपका जो पर्सनल डेटा है, जो भी हेल्थ केयर में आप देते हैं, तो वो एक ये होता है कि वो ज़ाहिर बात है वो आपका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक और भी तो है ना कि जिसमें आप एनोनिमाइज़ ये करते हैं ना और फिर ये शेयर करते हैं, जिससे आपका पर्सनल नहीं पता चलेगा कि ये डेटा किससे जो है वो रिलेटेड है। लेकिन वो जो बेसिक जो है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ किए बगैर हम जैसे ऐसी रिसर्च हो रही है या कोई भी ऐसा काम हो रहा है, जो कि उसमें हेल्प कर सकता है, तो उसके साथ एनोनिमाइज़ करके डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये इसमें करते हैं या नहीं करते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल हुआ है, जैसे हमने फ़िनलैंड वाइज़ डेटा के ऊपर काम किया है। हुँ, वो उसमें बेसिकली पेशेंट्स की डिज़ीज़ेज़ थी और वो हुँ, हमने ट्रैजेक्टरीज़ पूरी की पूरी बनाई और फिर हमने नेटवर्क से एनालिसिस किया कि हुँ, कैसे डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, एक डिज़ीज़ से दूसरी हुँ, डिज़ीज़ और सो ऑन, और देन हमने उससे कॉस्ट एस्टिमेट की है कि फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल जो ज़्यादा सीवियर किस्म की डिज़ीज़ेज़ हैं, उनकी क्या हुँ, कॉस्ट है और फ़िनलैंड वाइज़ बेसिकली इट वाज़ रिलेटेड टू फ़िनलैंड, तो वो उसके हिसाब से हुँ, बेसिकली ये कॉस्ट कैलकुलेशन हो रही थी हमारी, और हाँ, हमने सही है। ये भी देखा हुँ, कि कौन-सी फ्रीक्वेंट डिज़ीज़ेज़ जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज़ जो है वो मोर प्रेवलेंट हैं। तो ये हुँ, काम तो हुआ है, लेकिन उससे वो सारा काम जो भी हुआ है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व थी, उसमें हमारी हुँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व थी, तो फिर हुँ, जाके ये काम हुआ। और फिर भी हुँ, हम बहुत सारा डरते-डरते ये सारे काम किए हैं कि हमने हुँ, हर एक से जो है वो
मतलब डिफरेंट पेपर साइन करवाए हैं ताकि डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके, ताकि ये डेटा किसी के सामने डिस्क्लोज ना हो पाए। हाँ, बट वो जो डेटा आपको मिला था वो एनोनिमाइज़ होगा ना? जो पर्सनल नहीं, इन्फॉर्मेशन होगी वो तो जो हमारे तक आया था उसमें तो कुछ भी नहीं था, मतलब यानी कि काइंड ऑफ वो रॉ डेटा था। तो फिर हमने उसको बाद में जो है ना वो उसको थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट किया, जो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट आईडीज़ थे या उनकी जेंडर्स थी, या फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पोस्टल कोड थे, या उनके जियो इन्फॉर्मेशन थी। हुँ, तो हुँ। वो फिर हमने उनको रिमूव कर दिया ताकि कोई भी बंदा जो है ना इस डेटा को आइडेंटिफ़ाई ना कर सके। आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सके, हाँ। तो जी। जो था आपके पास कंप्लीट डेटा सेट आया था वो एनोनिमाइज़ होकर या उसके जो है उन्होंने उसको नहीं किया था, सही। लेकिन ये है कि हाँ, वो डेटा जो है यहाँ पर उसकी जो प्राइवेसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके यहाँ पर जो हेल्थ केयर में जो डेटा है वो आपका किसी के साथ शेयर नहीं करते। अनटिल एंड अनलेस के वो आप उसको परमिशन ना दें कि मैं परमिशन दे रहा हूँ कि आप शेयर करें। तो ये जो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो आपने जैसे काम किया है और लॉन्ग टर्म में जैसे ये रिसर्च है, इसके क्या आगे जाकर जो है वो एडवांटेजेस होंगे? वेल, डेफ़िनेटली एडवांटेजेस तो काफ़ी सारे हैं, हुँ, क्योंकि इसका ये नहीं है कि सिर्फ़ पर्सनलाइज़ केयर के ऊपर है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल इसका एक इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे जैसे ही इमरजेंसी रूम में कोई भी पेशेंट पहुँचता है हुँ, और डॉक्टर्स को बेसिकली उसकी केस स्टडी को, मतलब उसके हिस्ट्री को स्टडी करने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर अगर नहीं पद मालूम तो देन उनको समझ नहीं आती और उनको बहुत ही डिटेल में जाना पड़ता है। हुँ, तो इस तरह के डेटा जो है ना बेसिकली अगर पेशेंट्स का इनिशियल, अगर आपको कोई एक डिज़ीज़ का पता लग गया है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छा इसको और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या एटलीस्ट रैंडमाइज़ ले सकते हैं सिस्टम से। हुँ, कि बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक इनिशियल असेसमेंट हो जाती है कि उसके ऊपर कितना हुँ, स्ट्रेस है। फिर दूसरा, आप ये इनिशियली अगर आप प्रोग्रेशन को देखना चाहते हैं तो आप उसकी 1 या 2 डिज़ीज़ेज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता लग जाता है उसके डायबिटीज़ हैं या उसको हार्ट डिज़ीज़ भी हुँ, है। तो वो फ़ौरन आप सिस्टम में डाल के तो आप गेस कर सकते हैं कि जी इसको फर्दर क्या-क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हुँ, हैं। तो डॉक्टर्स के लिए ये बड़ी रहनुमाई मिल जाती है। दूसरा इसका ये भी है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली आपने मिसडायग्नोसिस का सुना होगा कि हुँ, डॉक्टर्स के पास गए हैं तो उन्होंने मिसडायग्नोज़ कर दिया, और हमने डेटा के अंदर हुँ, भी देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ थी, और उन्होंने जो डेटाबेस के अंदर मार्क किया वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, और लेटर ऑन उन्होंने करेक्ट करके उसको टाइप 2 डायबिटीज़ किया है। तो हुँ, डेफिनिटली इस तरह के बहुत सारे एरर्स भी आते हैं जो ह्यूमन एरर्स हैं। हुँ, तो इनको भी सपोर्ट किया जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स को खुद भी जो है ना एनालाइज़ करके देख लें कि जी, अच्छा ये हुँ, इस बंदे को ये इतनी डिज़ीज़ की ट्रैजेक्टरी मौजूद है ऑलरेडी, तो आप हुँ, इसके आगे फ्यूचर प्रोग्रेशन क्या हो सकती है? कौन-कौन सी हुँ, डिज़ीज़ हो सकती हैं? तो बेशक वो 100% उस सिस्टम को ना अडॉप्ट करें, बट जस्ट फॉर गेटिंग सम नॉलेज, तो वो उसको अगर ले लेते हैं वो थोड़ा नॉलेज, तो आई थिंक एक्यूरेसी और मिसडायग्नोसिस से अवॉइड किया जा सकता है, काफ़ी हद तक। हुँ। लेकिन इसमें जो है वो चांसेस क्या हैं कि जैसे डेटा जैसे वो है उसमें ये भी हो सकता है कि इसमें एरर के चांसेस भी हो सकते हैं ना फिर? तो वो एरर के चांसेस जो हैं वो क्या होंगे ना? बिल्कुल एरर के चांसेस होते हैं। दिस इसलिए मैंने कहा कि उसको हुँ, 100% बेशक ना उस पे ट्रस्ट करें हुँ, या उसको ना अडॉप्ट करें। हुँ, बट टू सम एक्सटेंट वो एक रहनुमाई के लिए उसको अंडरस्टैंड कर लिए के लिए, क्योंकि हुँ, वहाँ पर जो बात हो रही है हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। हम हुँ, मतलब जैसे हम एक दिन जो है ना आपको वेदर फ़ोरकास्ट आती है, वो कहते हैं जी कि टुमारो देयर विल बी रेन, और ज़रूरी हुँ, नहीं है कि कल वाक़ई रेन होगी। इट्स है जस्ट ना। एन असेसमेंट, राइट? तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, हाँ, बिल्कुल। जी, वो वो उसमें आप प्रोबेबिलिटी 100% लगा देते हैं सर्टेनिटी कि नहीं ये होती। है। हुँ, जी, तो कभी-कभार वो सच भी होती है, मतलब कभी-कभार हुँ, अक्सर औक़ात वो सच आजकल साबित हो रही होती है। हाँ, हुँ। लेकिन कभी-कभार वो वो वही नहीं भी डिपेंड होती। करता है कि जैसे जो सिस्टम है आपका जो वेदर प्रेडिक्टिंग सिस्टम है, उसमें डेटा कितना जा रहा है, वो कितना एफिशिएंट है। और आई थिंक ये जो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यूज़ होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर्स यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो आप कभी भी 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हो कि ये होगा। आप प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हो कि 99% चांस है कि रेन होगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि जैसे कि 100% चांस है।
क्योंकि वो एक उस पैटर्न में कहना काफ़ी मुश्किल है। उस तरह के प्रॉब्लम के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करना गलत है, कि आप कहें कि ये या आइदर 1 है या 0, या होगी या नहीं होगी, नहीं। रेंज है, उसमें हम रेंज पर आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि चांसेस ये है ना। जी, बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें भी अगर आप मेरा लास्ट पेपर देखें तो उसमें मैंने हुँ, जो स्टडी किया उसमें परसेंटेज बताई है कि क्या परसेंट चांसेस हैं अगर एक इस तरह का सिनेरियो होगा तो हुँ, क्या परसेंट चांसेस हैं कि वो जो है ना ये वाली डिजीज़ हो सकती है। देयर इज़ अ हुँ, पॉसिबिलिटी लेकिन उसके अलावा असल में इश्यू ये था कि हम ऑल्दो हमारे पास फिनलैंड वाइज़ डेटा था लेकिन काफ़ी हुँ, सपोर्टिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। हुँ, तो अगर वो हमारे पास हो तो देन हम ज़्यादा जो है ना वो उसको रिलायबिलिटी के साथ जो है ना उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर हम हुँ, बता सकते हैं कि हम ये प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास सपोर्टिंग हुँ, एविडेंस मौजूद है। तो इस वजह से जो है ना अगर ये मैच हो रहे हैं और इनकी सिमिलरिटी लेवल इतना है तो हुँ, डेफिनिटली देयर इज़ गोइंग टू बी दैट। लेकिन ये फ्यूचर रिसर्च है और ये काफ़ी हुँ, अच्छा इनिशिएटिव था फॉर द टाइम बीइंग कि हम इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि मैंने जितनी भी हाँ, देखी है ये स्टडीज़ इस तरह की स्टडीज़ जो है ना वो 2020 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले हुँ, बहुत रेयरली जो है ना वो किसी ने इस तरह की चीज़ें वो स्टडी की हैं क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं था। तो देन डेटा ये जी। जब ये डेटा एनालिसिस किया, क्या उसके लिए जो आपने जैसे, मुझे नहीं पता कि आपका डेटा सेट कितना बड़ा था, या आपने उसको पर्सनल कंप्यूटर पे किया या क्लाउड पर किया, तो वो जो परफॉर्मेंस वाइज था कि आपको कोई इश्यूज आए थे इनको एनालाइज करने में, क्योंकि अगर जो डेटा सेट आपका बड़ा हो, तो फिर आपको जो है वो पावरफुल जो है वो कंप्यूटर, या आप उसको क्लाउड पर लेकर जाते हैं, ताकि उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आप उसको एनालाइज कर सकें। जी, हमारे पास बेसिकली हमने अपना सर्वर खरीदा हुआ था और हाँ। हमारे प्रोजेक्ट से वो सारी हम्म। फंडिंग थी तो फिर हमारे पास मेरे ख्याल में मुझे याद है कि जब मैं रन कर रहा था तो अराउंड 500 जीबी जो है ना रैम मेरे पास अवेलेबल थी। 500 तो जीबी, दैट्स अ लॉट। हाँ। जी, और 5 मिलियन पेशेंट्स का डेटा था, तो ऑब्वियसली मैंने उसको नेटवर्क पूरा कंप्लीटली बना के उन डिजीज़ेज़ हम्म, का और देन उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अप्रोचेज़ अप्लाई करके उनको असेस करना था कि ये कौन-सी डिजीज़ेज़ बहुत फ्रीक्वेंट है नेटवर्क के अंदर। हाँ, तो ऑब्वियसली इट वाज़ टाइम कंज्यूमिंग और इसकी जो है ना वो मेमोरी और इन टर्म ऑफ फिज़िकल और प्रोसेसिंग, दूसरी हाँ। जो वर्चुअल मेमोरी है वो भी काफ़ी जो है ना वो तो कॉस्टली उसमें प्रोसेस था सारा। उसमें क्या है, आप जब रन करते थे कोई भी चीज़, तो उसमें यूजुअली टाइम कितना होता था ना, कि एक जो आपने कोई एक्सपेरिमेंट बनाया है, आपने बोला कि अब मुझे ये एक्सपेरिमेंट रन करना है, उसके रिजल्ट्स मुझे, तो वो रिजल्ट्स आने में कितना टाइम लगता था, उसको जब आप रन करते थे? कई दफ़ा कई-कई दिन यस, कई-कई दिन हाँ। और कभी-कभार जो है ना ये डिपेंड करता है कि किस तरह की अप्रोच है और वो हुँ, किस तरह मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जो कम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ, कि वो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कोड कितना एफिशिएंट लिखा हुआ है या कोड को हाँ, एफिशिएंट बनाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन स्टिल आप बहुत से जगहों पे आप जो है ना हुँ। वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपने मल्टीपल लूप्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मल्टीपल लूप्स यूज़ करें, हाँ। जी, जी, तो तो वो उसमें अभी, क्योंकि आपने स्टार्ट कब की थी ये पीएचडी ना? पीएचडी मैंने फुल टाइम जो है ना 2019 से स्टार्ट की है। 2019 से। चैट जीपीटी तो अभी काफ़ी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, क्योंकि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कभी-कभी चैट जीपीटी को दे दिया जाए कि इसको सॉल्व करो, तो वो कभी-कभी अच्छे सॉल्यूशन बताता है कि हाँ, इसको ऐसे कर लो ना। अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ये हो रही है, तो उसको इस तरीके से कर लो, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाएगी ना। तो ट्रू वो समझ नहीं था। लेकिन मैं उतना प्रिविलेज नहीं था उस वक़्त हम जो है ना वो निकल आए उस फ़ेज़ से। बट ये है कि आगे डेफ़िनिटली वो चैट जीपीटी तो काफ़ी सपोर्टिव है मतलब इस इन दैट हाँ, वे। वही कि वो जो है टूल है, वो काफ़ी सपोर्ट करता है। तो फिर इसमें आपने जो, जैसे आपने बताया कि जैसे आपने अ, जैसे प्रोग्रामिंग की थी, और उसमें आपने जो उसको फिर प्रोग्रामिंग को यूज़ किया था डेटा एनालाइज़ करने के लिए, तो आपने कौन-सी जो है वो लैंग्वेज यूज़ की थी डेटा एनालाइज़ करने के लिए? अब मैंने तो बहुत सारे डिफरेंट यूज़ किए हैं। मैं कभी-कभी और जावा भी यूज़ कर रहा था, लेकिन वो हुँ, काफ़ी स्लो थी इम्प्लीमेंटेशन स्लो शुरू है, में। हाँ, जी, हाँ, तो फिर मैंने लैब में लोगों को देखा कि वो पाइथन से वो तो हाँ, दुनिया बड़ी जल्दी-जल्दी चेंज कर रहे हैं। तो हाँ, मैं पाइथन पे भी आया, मैंने मैटलैब पे भी काम किया हुआ है। तो हाँ, हाँ, कुछ अगर मतलब डिपेंड करता है कि आपके कुछ कोड्स आपको मिल जाते हैं जो बने-बनाए ऑलरेडी।
जो आपको या आपने कुछ अप्रोचेज़ जिनसे आपने कंपेयर करना होता है, तो वो मैटलैब में हैं। तो मैंने मैटलैब को भी यूज़ कर लिया। कभी सी प्लस प्लस में कोई चीज़ कोड सॉल्यूशन मिल गया जिसको मैंने कंपेयर करना है अपने अप्रोच के साथ। तो फिर हाँ, मैंने वो भी चला के और वो उनसे भी जो है ना प्ले करके और उनसे भी रिज़ल्ट्स हाँ, निकाले हैं। इसी तरह जो है ना वो मैंने पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ की है फिर लेटेस्ट पाइथन स्टेज है। में। जी। वैसे भी कहते हैं कि पाइथन में जैसे डेटा एनालिसिस और उसके जो लाइब्रेरीज़ हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। जो उसमें जैसे नमपाई और वगैरह जो हैं, वो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, जिनके ज़रिए आप डेटा को एनालाइज़ जैसे आपको काफ़ी सारा कोड लिखना नहीं पड़ता, वो लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उनके यूज़ करते हुए फंक्शंस आप उसको कर सकते हो। बाकी हाँ, जावा क्योंकि आप वीएम वगैरह वो स्लो होगी, वो उतना परफॉर्मेंट नहीं होगी उस तरीके से। हाँ, तो ये हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था अभी डिस्कशन। एक और जो चीज़ है, जैसे कुछ अब हम जैसे मेरे कुछ सवाल और हैं कि आपकी फ़ील्ड में जो आपको जो जिसने एक्साइट किया हो ना, बहुत ज़्यादा, वो क्या थी ना? वो क्या चीज़ थी? वेल पीएचडी के दौरान या मतलब मैं एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ हुँ, डेफिनेटली। आप माइन्यूट जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं रिजल्ट्स लाने हाँ, के लिए। तो हुँ, शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे ख़्याल में मुझे याद है कि वो 4 एक महीने जो है ना वो मैं पता नहीं कभी एक तरह से पैटर्न्स को स्टडी कर रहा हूँ, कभी दूसरी तरह से स्टडी कर रहा हूँ। अब क्योंकि उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ना कि हुँ, आपने ये थ्योरी को प्रूव करना है इस तरह से। तो हुँ, अब मैं वो उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कभी इधर से, कभी उधर से, लेकिन कहीं से भी मैनिपुलेटेड देयर आर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ना। हुँ, और फिर जो है ना उसको उस पे काम करते-करते जब वो हुँ, आपको एक सक्सेस मिलती है ना, इट हुँ, रियली एक्साइट्स यू। हाँ, वो एक डिफरेंट लेवल होता है जब जिस दिन आप ये देख लेते हैं कि हाँ, ये मैंने चीज़ प्रूव कर दी है। हुँ, और हाँ, उस दिन मुझे याद है कि मैं अपने सुपरवाइज़र को भी जाके बता रहा था कि ये आई मेड इट सो मैंने ऐसा कोड लिख दिया जो बेसिकली इस थ्योरी को प्रूव कर रहा है। तो मतलब वो काफ़ी हाँ, एक्साइटेड पॉइंट होता है। और फिर उसके बाद तो यूज़्ड टू होते गए ऑब्वियसली फिर एक अप्रोच है, फिर 3 अप्रोचेज़ मैंने वो एक ही हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर बनाई। फिर हुँ, मैंने जो है वो ये डिज़ीज़ प्रोग्रेशन के ऊपर काम किया है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा वो पेपर जो है ना पब्लिश हुआ है और वो अच्छा काम था। तो फिर सही, एक सही। यूज़्ड हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में हाँ, वो जो पहली सक्सेस थी ना, हाँ। उसकी एक्साइटमेंट एक डिफरेंट लेवल की थी। वो डेवलप ऑब्वियसली इट वाज़ वो माय फर्स्ट टाइम। डिसअपॉइंटमेंट भी ज़्यादा थी शुरू में कि वो कुछ एक चीज़ नहीं हो रही है और फिर आप कंटिन्यूअस उस पर लगे हुए हो एंड देन यू क्रैक समथिंग कि अब हो गया है कि मैंने क्रैक कर लिया उसको और ये सॉल्यूशन है, इट्स वर्किंग। तो वो हाँ जी। वाक़ई में ऑब्वियसली क्योंकि देखें यहाँ पे एक चीज़ नहीं होती कि एक तो ये होता है कि आप सब कुछ छोड़-छुड़ा के आ गए हैं और हुँ, और मैं आपको पता ही है कि सऊदी अरब से जॉब छोड़ के आना हुँ, हुँ, भी और फैमिली के साथ आ जाना। फिर आगे हाँ, आपको ऊपर एक बंदा ट्रस्ट कर रहा है कि आप जो है ना एक अच्छे पेपर्स निकालेंगे पीएचडी के हाँ, दौरान। उसका ट्रस्ट आपके ऊपर है और आपने उसको डिलीवर करना है। फिर उसके अलावा ये था कि आप अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं हुँ, उस लैब के अंदर। तो आप क्या इंप्रेशन छोड़ते हैं उसके ऊपर ना मतलब अपने कोलीग्स के ऊपर और अपने सुपरवाइज़र के ऊपर कि जी, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आपने क्या हुँ, किया है, आप कितने डिटरमिन्ड हैं, हुँ, ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं फिर। तो ये सारा जो है हुँ, ना वो ऑल्दो ये मैटर भी करती है लेकिन ये प्रेशर भी डेवलप करती हैं, आप पे बहुत अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड कर देती हैं। हुँ, तो आई थिंक कि वो स्टार्टिंग में वो ज़रा मुझ पर और फिर डेफ़िनिटली हम तो ज़रा पुराने पढ़े हैं, आजकल के बच्चे तो ज़रा ज़्यादा अच्छे स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं। तो हुँ, हमारी इंग्लिश राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग वो उस लेवल की शायद नहीं थी जो हुँ, उसको मतलब कोप अप करना वो भी एक ज़रा मतलब एक चैलेंजिंग था। चैलेंज होता है पीएचडी के अंदर कि हुँ, आपने और मुझे याद है कि मैं जब भी अपना पेपर जो है वो ड्राफ्ट भेजता था अपने सुपरवाइज़र के पास तो वापस जब आता था तो मैं जो है ना अपने सर पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाता था कि अच्छा उसमें कोई कॉर्नर बचा ही नहीं हुआ जहाँ कमेंट नहीं है। हाँ, वो हर जगह कमेंट्स होते थे, अच्छा इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अच्छा ये दी की गलती है, मोस्टली हम दी हर जगह को सेव हाँ, देते द हैं। आर्टिकल हाँ, ये हमें भी बताया गया था आर्टिकल क्योंकि जा रहे शायद थे हर जगह पे। हाँ, उसमें मसला ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज है ना, उसमें आर्टिकल नहीं है ना। जी, जैसे जी, अब द सन है, हम सूरज ही बोलते हैं। ऐसे ही है। लेकिन द सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सूरज के वो एक पर्टिकुलर उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है।
ऐसे तो ही वो है और हम आर्टिकल्स इस वजह से आर्टिकल को हर जगह घुसेड़ रहे होते हैं, हर जगह घुसेड़ रहे थे, हाँ, हम हाँ, हर ये क्या जगह कर घुसा रहे हो? रहते कि क्या है, हाँ, स्पेसिफिक वहाँ पर यूज़ करना है या द यूज़ करना है या क्या यूज़ करना है, दैट्स वो जो है वो हमारे लिए मसला होता है वाक़ई में। तो एक ये चीज़ जो आप प्रॉब्लम जैसे आपने बोला कि एक चैलेंजिंग थी आपके लिए इनिशियल पीरियड में वो जैसे आप फाइंड आउट कर रहे थे कि कैसे आप जो है वो क्रैक करेंगे ना इस प्रॉब्लम को। तो वो आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसके लिए आपने कोई अप्रोच यूज़ की या कुछ ऐसा जैसे आपके पास कोई वे यूज़ किया या क्या हुआ ना? वो कैसे हुआ ना? जैसे हम मैं मेरे मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो शुरू में अगरचे वो मुझे बहुत बड़ी भी लग रही हो, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, उसको डिवाइड करना शुरू हो जाता हूँ ना कि प्रॉब्लम को ना, कि ये मैंने डिवाइड कर लिया, फिर मैं उसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो आपकी क्या अप्रोच थी उसमें ना? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, डेफ़िनिटली आप जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं कि इसमें क्या गलत हो रहा है और क्यों ये चीज़ ऑब्वियसली मैं हुँ, पैटर्न्स को स्टडी कर रहा था, तो हुँ, उसमें आप देखते हैं कि अच्छा मैंने ये अप्रोच लगाई है या इन हुँ, पैटर्न्स को मैंने इस तरह से निकालने की कोशिश की है, तो ये हुँ, मतलब सक्सेसफुल नहीं गई। तो अब हुँ, मुझे नेक्स्ट क्या प्लान करना चाहिए? क्या नया इसमें ऐड करना चाहिए या मतलब वो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल तरीके भी हैं आप उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हुँ, आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखें कि जी जितना भी आप उसको मतलब हिस्टोग्राम्स बना लेते हैं, आप हुँ, स्कैटर प्लॉट्स कर लेते हैं, आप देख लेते हैं कि अच्छा बिहेवियर क्या है। मतलब आपने ये अप्रोच लगाई है तो इसके इसका बिहेवियर क्या है। तो हुँ, फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, अच्छा फिर आप सेकंड कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो हुँ, उसमें पेपर वर्क तो डेफिनिटली आपका इन्वॉल्व होता है कि आप हर चीज़ को रिटन फॉर्म में ला रहे होते हैं कि आपने इसमें ये किया और आपको ये चीज़ें मिली हैं। दूसरा जो है मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है डिस्कशंस। हुँ, आप अपने जो मेथड्स हैं या आप जो भी काम हुँ, कर रहे हैं, उसको आप प्रोबेबली लेट्स से अगर आप मेरे काम के रिलेटेड नहीं भी है ना, तो मैं आपके सामने ना बैठ के मैं कहता हूँ यार अच्छा मैंने ये एक चीज़ की है। हाँ, तो मैंने ये चीज़ें कर रहा था, तो मतलब मुझे समझ हुँ, नहीं आ रही इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे याद है कि मैंने प्रेज़ेंटेशन दे रहा था, मतलब हुँ, ऑल्दो मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने जस्ट बिहेवियर बता रहा था जी कि मैंने ये जो है ना वो चीज़ें अप्लाई की हैं और अभी तक मुझे ये सक्सेस नहीं मिली है, बट लेकिन मेरा हुँ, काम की प्रोग्रेस ही है। हुँ, तो वहाँ पे लोगों ने ना मुझे कुछ कमेंट्स दे दिए। हाँ, तो उन कमेंट्स से ये होता है कि मैंने बैठ के सोचा है और पीएचडी में ये होता है कि आप 24/7 काम कर रहे होते हैं। हुँ, ऑल्दो आप कंप्यूटर पे नहीं बैठे हुए, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो काम कर ना रही वो होती है। सोच रहे होते हैं, और हाँ, माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा क्या हाँ, आप किस प्रॉब्लम में स्टक हुए हैं और क्या उसको आपने सॉर्ट कैसे हाँ, सॉर्ट आउट करना है। तो आई थिंक कि पहले पेपर का जो आइडिया था वो मेरे ख्याल में उस उन कमेंट्स में से निकला मुझे। हाँ, हाँ, सही। तो ये ये मेरे ख्याल में आपने बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हुँ, डिस्कस करें और फिर उससे हुँ, ना आपको वो डिफरेंट थॉट्स आती हैं। हो सकता है कोई भी बंदा आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता दे। हुँ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि जी हाँ, मतलब ये जो चीज़ है, हुँ। इसको ऐसे करके देखूँ तो शायद जो है ना वो वर्कआउट नहीं, कर ये ले। बात आपने बिल्कुल सही की कि समटाइम्स आप जब किसी भी प्रॉब्लम पर आप लगे हुए होते हैं और आपका एक टनल विज़न होता है, आप उसको उसी तरीके से देख रहे होते हो। आप जो है ना वो डिफरेंट उसको एंगल से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट डिस्कस इस प्रॉब्लम को जैसे दूसरों बंदों के साथ डिस्कस करते हैं, तो उनका एंगल डिफरेंट होता है और समटाइम्स वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है क्योंकि उनकी जो एक व्यू होता है वो आपकी तरह नहीं होता। आप जैसे उसमें स्टक हो जाते हो, एक उसमें कि मैं नहीं यार ये क्या है कि मैं सही कर रहा हूँ ना। लेकिन जब आप डिस्कस करते हो तो वो आपको एक डिफरेंट मिलता है, आप बोलते हो कि हाँ, ये इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे भी तो किया जा सकता है। और हो बिल्कुल ऐसे सकता ही है कि है। वो ज़्यादा इसको अ, हम बेसिकली कहते हैं ब्लाइंड हो जाना कि ब्लाइंड हो जाना। जी, क्योंकि इसमें एक तरह से ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो एक हुँ, सर्टेन पॉइंट आता है जब आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं और आपको अपनी ही हुँ, एरर्स नज़र नहीं आती। हाँ, तो आप जब किसी दूसरे बंदे को भेजेंगे तो वो आपकी ना वो सारी की सारी एरर्स जो है ना वो निकाल के दिखा देगा कि हाँ, अच्छा ये आपने ये मिस्टेक्स की हुई है। तो हाँ, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और वो इम्पोर्टेंस रखता है और इसमें मेरे ख्याल हुँ, में शर्माना नहीं चाहिए। देन यू नीड टू शर्माना डिस्कस। नहीं चाहिए, हाँ। और अगरचे कोई और नहीं मिला तो चैट जीपीटी से डिस्कस कर ले ट्रू, आज ट्रू। के दौर। और जैसे आप बता रहे थे जैसे अभी चैट जीपीटी काफ़ी हेल्प करता है इन चीज़ों में कि अगरचे आपको इस तरह के जैसे आप
बेसिकली जो नॉलेज है ना वो लैंग्वेज नहीं है ना, उसको आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है नो डाउट वो आपका एक सही होना चाहिए। लेकिन बेसिकली जो नॉलेज है वो है कि आपने जैसे डेटा गैदर किया, आपने एनालाइज़ किया, आपने एक बता दिया कि ये होना है ना। अब उसको प्रेज़ेंट करना है तो अगरचे आपने उसको लिख लिया है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर सकती है ना, कि आप उसको दे दें और वो बोलेंगे इसमें मुझे करेक्शन करके दे दो ना। तो वो एक काफ़ी उसको सही फॉर्मेट में ले आती है और ये काफ़ी जो है आजकल इन्होंने जो ये टूल बनाया है इट्स वेरी यूज़फुल अगर चाहे आप उसको सही यूज़ करें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, इन चीज़ों में एट लीस्ट। जी, बिल्कुल लेकिन ये है कि उसमें एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि कोई पूरे का पूरा आर्टिकल लिखना भी जो उसमें वो प्लेजरिज़्म उसमें आ जाता है। वो नहीं, एक नहीं, नहीं, सही नहीं, अप्रोच नहीं है। लेकिन ये है कि आप अपना लिख रहे हैं आप अपना नहीं, लिख रहे हैं। मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मतलब आप ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा आर्टिकल लिख लिया है लिख लिया, उसके थ्रू हाँ, वो हुँ, प्लेजरिज़्म है। बट वो ये है कि अगर आप प्लेजरिज़्म बिल्कुल, पैराफ्रेज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें, आपने खुद से लिखी हैं और फिर उससे आप कहते हैं जी कि थोड़ी आपकी टेक्निकल राइटिंग जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए, हाँ। तो ये आप कर सकते हैं। यही वो हेल्प है कि आप क्या करेंगे लिखें आप खुद पहले कि आपने जो भी है सारा अपना लिख लिया। अब आपको उसको जैसे प्रूफ रीड कराना है, उसमें से मिस्टेक्स निकालनी है, तो वो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते, आप उसको बोले कि मुझे लिख कर दे दो पूरा जो है ना। आई थिंक रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ गई है। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, शायद इधर से मेरे चलें हाँ, ये कट ठीक है। कर लीजिएगा, सॉरी फॉर हाँ, दैट। ठीक है। मेरी तरफ आ रहा था कि हाँ, देयर इज़ एरर इन द रिकॉर्डिंग सो नहीं, नहीं, अभी हो रही। अच्छा, तो अब जब है वो हम एंड की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आप जो है वो हेल्थ केयर जो प्रोफ़ेशनल्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरीके से ये जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, वो अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं ना? वेल मेरे ख्याल में मोस्टली कार्डियोलॉजिस्ट उनको चाहिए हुँ, कि इस तरह की अप्रोचेज़ को जो है ना बेसिकली लोगों को बेसिकली सजेस्ट करनी चाहिए और इस तरह की हुँ, एप्लीकेशंस रिकमेंड करनी चाहिए। और उसमें अगर आप देखें गूगल फिट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें लोग जो है वो काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेली आपने कितने ग्लास वाटर पिए हैं, आपने हुँ, कितनी वॉक की है, आपने कितने एक्टिव लाइफ़स्टाइल से आपने डाइट क्या ली हुँ, है और इस तरह के और बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली भी मॉनिटर हो सकती हैं। और इसी तरह जो है ना वो साथ-साथ जो स्ट्रेस मॉनिटरिंग के टूल्स हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये हुँ, काइंड ऑफ जो है ना वो अब क चीज़ पर्सनलाइज़ केयर की तरफ ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। तो डेफ़िनिटली उनको ये चीज़ें रिकमेंड करनी चाहिए अपने हुँ, पेशेंट्स को और हुँ, और उन्हें बताना चाहिए कि इनको आप वो यूज़फुली कैसे जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ताकि जो हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर है और अब बेसिकली हमारा ताल्लुक भी एक गरीब ने कौम से है, तो हुँ। लोगों के ऊपर जो है वो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी रिड्यूस करना चाहिए। एज़ ए मेरा वसीयत इस जो है नेक्स्ट ना ये सवाल ही बहुत ये था नेक्स्ट सवाल ये था कि इसको हम पाकिस्तान की सेटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं ना कि जो आपकी रिसर्च है, उसको ताकि पाकिस्तान हम जैसे वहाँ पर अगर जे देखें पूरा उसका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो इतना ना डेवलप्ड है और ना उस पर इतने पैसे खर्च होते हैं। तो वहाँ पर ये किस तरीके से जो है वो हेल्प कर सकता है? तो ऑब्वियसली अगर मतलब रिमोटली आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं, हुँ, तो क्यों नहीं? उससे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी कम होगी और कम हो उससे गया। जो है वो फाइनेंशियल बर्डन भी लोगों के जेब के ऊपर और इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी बेसिकली जो है ना वो बर्डन काफ़ी डिक्रीज़ होगा। तो हुँ, ये चीज़ तो एप्रिशिएट करनी चाहिए और इनके ऊपर उनको रिकमेंड भी करनी चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं और हुँ, मज़े की बात ये है कि पेशेंट्स का बेसिकली ये सारा डेटा जो इम्पोर्टेंट है लाइक वो किस लाइफ़स्टाइल से जी रहे हैं हुँ, और किस मतलब प्रिस्क्रिप्शन वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अब तो इतने मॉडर्न वो आगे हुए टूल्स जो बेसिकली हर चीज़ हुँ, को मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह के टूल्स उनको रिकमेंड करने चाहिए, बेसिकली हुँ, प्राइवेट सेटअप्स जो हैं उनको भी करने चाहिए, हुँ, ताकि वो मॉनिटर कर सकें पेशेंट को कि अगर किसी ने मेडिसिन्स ली हैं, नहीं ली हैं हुँ, और किसी ने जो है वो फिज़िकली एक्टिव रह रहा है या नहीं, डाइट कौन-सी ले हुँ, रहे हैं, वो राइट कौन-सी बदपरहेज़ी कितनी कर रहे हैं लोग। हुँ, तो ये अपने वो पेशेंट्स के साथ उनको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा ताकि उनको हुँ। एक बेहतर हेल्थ की तरफ वो लेके जाएँ उनको और उनको बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इसमें एक और जो प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है कि ये डेटा मिसयूज़ तो नहीं हो सकता? क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा आपका पर्सनल डेटा भी है ना? नॉट ओनली कि आपकी जैसे नेम और वो है बट आपके जो सारी जो हेल्थ जो
आप अपना सारा जो फिज़िकल डेटा है बॉडी का वो भी शेयर करें, तो वो उसको मिसयूज़ भी तो हो सकता है उसका। वेल टू सम एक्सटेंट हो सकता हुँ, है क्योंकि चीज़ें जो है ना वो हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है ना वो बेसिकली लोगों का डेटा हुँ, बाय कर लें हुँ, या इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन ये कि ऑलरेडी गूगल आपको मॉनिटर कर रहा है 24/7 और फेसबुक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हाँ, वो भी आपको मॉनिटर कर रही है। वो इस पे मॉनिटर लेकिन ये जो इसमें जैसे आप है कि आपकी जो बॉडी है उसका भी बहुत ज़्यादा डेटा आप शेयर करें, तो उसको समहाउ किसी लेयर पर जाकर जो है वो उसको एन्क्रिप्टेड हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आई थिंक जब आप एक हेल्दी लाइफ अचीव कर रहे हैं तो आपको शायद इतनी केयर भी ना करें कि यार अगर मेरा डेटा जा भी रहा है तो क्या मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है। आई मीन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन चलें ठीक अब है इस पर हाँ, एग्री टू डिसएग्री। एक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट बनता है इस बात के हाँ, हाँ, सही। ऊपर। लेकिन नहीं ये है बहुत एक्साइटिंग फ़ील्ड है और इसमें नो डाउट का आपको डेटा चाहिए, को जब भी प्रेडिक्ट करना है डेटा चाहिए। लेकिन वो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो ज़्यादा अच्छा है कि वो इवन हेल्थ केयर को भी उस तरीके से पता ना हो। जैसे उसका पर्सनल डेटा या कुछ ना पता हो, उसको पेशेंट नंबर या कुछ ऐसा दिया हुआ हो कि वो जैसे उसको पता चले कि ये है, लेकिन उसको पेशेंट नंबर या सीरियल नंबर कुछ मिल जाए, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी जो है वो आप हाइड कर दें और जो डेटा हो वो भी एन्क्रिप्टेड हो, जो उसको लीक ना हो सके। क्योंकि ये एक आप चाहते हो कि ये डेटा जो है वो किसी के साथ शेयर ना हो। एज़ अ सब्जेक्ट मैं भी अगर चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा कोई भी ऐसा जो डेटा है जो कि मेरी बॉडी से रिलेटेड है, भले किसी के वो हार्म ना हो, वो मुझे हार्म ना करे, हार्मफुल ना हो मेरे लिए या ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि वो शेयर हो। तो या अब आप जो है वो एक आखिरी सवाल गुलेज़ हमारे जो देखने वाले हैं और सुनने वालों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? अपनी फ़ील्ड से भी रिलेटेड और जो आपने जैसे यूरोप में जैसे रिसर्च की है, तो आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे कि यूरोप में जैसे क्या माहौल है रिसर्च का? सबसे पहले तो डेफ़िनेटली अच्छा खाएँ और हुँ, अच्छा रहें और हेल्दी रहें। सबसे बड़ी हुँ, बात ये है कि जब आपके पास सेहत है तो देन आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हुँ, और डेफ़िनेटली मेहनत भी करें। ये नहीं है कि हुँ, आप जो है ना सिर्फ़ वन साइडेड रहें, डेफ़िनेटली आपको लाइफ़ को बैलेंस करना पड़ता है, तो आप उसको हुँ, बैलेंस करें। हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें क्योंकि हुँ, अगर आप पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे आपको वही सेहत वापस लाने की लिए जो आप नहीं ला सकते ऑब्वियसली, हुँ, जो इरिवर्सिबल है, तो वो अपनी वो सारी कमाई जो है वो आप अपने ऊपर लगा देंगे और आपको वो वापस फिर भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हुँ, बेहतर है कि पहले ही आप एक जो है वो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल के साथ जिएँ। हुँ, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो मेजॉरिटी इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हैं, बिल्कुल। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने यूरोप में भी देखते हैं कि लोग यहाँ पे अपनी लाइफ़स्टाइल को कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हुँ, वो अपने ठीक और है चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। थिंक कि पाकिस्तान में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो उस दुनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा या इट्स इन टॉप 5 समथिंग लाइक दैट और ये शो करता है कि वो हम लोग इतना हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं गुज़ारे वहाँ पर ना और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि बाद में आपको जाकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर बहुत मुश्किल चीज़ें करनी पड़ती हैं। बजाय इसके कि आप शुरू में ही अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव कर लें, खाने को देख लें और एक्सरसाइज़ को देख लें। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी है लेटर ऑन जब आप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन्स और उस पर जाएँ। मेरे ख़्याल में इसको अगर आप कंपेयर करें लाइक आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से यूरोप में रह रहे हैं, तो हुँ, अगर आप देखें इनकी ईटिंग हैबिट्स को देखें, एक सिंपल सी हुँ, चीज़ है। तो ये थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा दिन को खाते रहते हैं। ज़्यादा हमारी तरह नहीं है कि वो 3 टाइम जो है टका के 2-2 3-3 रोटियाँ खा लें, एक टाइम में। फिर जो है वो तो ये हुँ, ईटिंग हैबिट देख लें इनकी। फिर इनकी हुँ, एक्सरसाइज़ करने की हैबिट देखें। मैं हाँ, मुझे याद है कि मेरा जो सुपरवाइज़र है वो ऑलमोस्ट 60 इयर्स ओल्ड हैं, तो हाँ, वो मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा फिट हैं। हुँ, और बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि वो बारिश हो, स्नो हो रही हो, कुछ भी हो, उस बंदे ने जो है जाके रनिंग करनी है। हुँ, उसने वो अपनी रनिंग को पोस्टपोन नहीं करना। वो जितना मर्ज़ी हुँ, बंदा बिज़ी है, जितनी हुँ, मर्ज़ी बारिश हो रही है, जो मर्ज़ी हो रहा है,
हुँ, वो बाहर निकलेगा, भागेगा, वो 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भाग दौड़ के वापस आएगा, शावर लेगा और सो जाएगा हुँ, काफ़ी। तो ये जब है तो देखें लाइफ़स्टाइल में कितना डिफ़रेंस है। हुँ, सही। तो एंड में जो पाकिस्तान में बंदे हैं जो इस तरह की फ़ील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं या यूरोप में किसी और में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? क्या एडवाइस देंगे? बेसिकली यही है कि वो जहाँ पे भी बैठे हुए हैं और अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं, हुँ, तो अगर तो वो वहाँ बैठ के अगर 1-2 पेपर अपने पब्लिश करवा सकते हैं। हुँ, कुछ भी डेटा पब्लिक डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। हुँ, उनसे डेटा लेके और अपना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्ट्रगल कि जब आपको थोड़े सुपरवाइज़्ड हैं या आप अनगाइडेड हैं थोड़े से, तो हुँ, आपको थोड़ा मुश्किलात तो पेश आएँगी, लेकिन ऑब्वियसली हुँ, दे विल पे यू ऑफ इन एंड ऑफ द डे। बट ये हुँ, कि वो अगर वो कर लेते हैं तो देन पीएचडी में एनरोल होना बहुत आसान है यूरोप के अंदर। हुँ, जब सही। आपकी एक अच्छी पब्लिकेशन मौजूद है, तो हुँ, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। फिर आपके पास सही। पीएचडी के लिए जो है वो एक रिटन प्रपोज़ल होना चाहिए कि आपको आइडिया होना चाहिए, आप माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हुँ, आपने किस डोमेन पे जाके काम करना है और किस सुपरवाइज़र जो इसके रिलेटेड है, उसको आपने हुँ, टारगेट करना है। आपने ब्लाइंडली म बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे खुद सुपरवाइज़र जो फ़िनलैंड में हैं, वो खुद भी ये कहते थे यार कि मतलब बहुत सारे लोग ऐवें ही ईमेल किए जा रहे हैं जो उनको डिलीट करनी पड़ती हैं। दे हुँ, इवन डू नॉट बॉदर टू रिप्लाई देम। उसकी रीज़न ये हुँ, होती है कि वो उनको खुद नहीं पता था कि हम करना क्या चाहते हैं। तो कहना कैसा वो था? हाँ जी, वो हुँ, सिर्फ़ जैसे एक ईमेल होती है जस्ट टू फाइंड एन अपॉर्च्युनिटी। तो हुँ, उसमें चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी में अगर इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी बात करें तो ज़ीरो होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यार इस बंदे को पहले कोई फ़ील्ड का आइडिया है। अगर वो है। आप अपना हुँ, पेपर भेज देंगे कि जी ये मेरा पेपर है, मैंने ये काम किया था और ये मैंने इस साइंटिफिक जर्नल के अंदर ये पब्लिश करवाया हुआ है। हुँ, चाहे किसी के साथ मिल के कर लें, बहुत सारे लोग अब हुँ, पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी पब्लिकेशंस कर रहे हैं, वो बैठ के काम हुँ, कर रहे हैं। तो वहाँ से करके तो ये एक अच्छा जर्नी स्टार्ट हो जाता है आपका कि आपकी एक अच्छी जगह पे आपको फंडेड हुँ, पीएचडी पोज़ीशन मिल सकती है, जिसमें आप मिल अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। हुँ, सही। गुलरेज़ अ, मैं आपका शुक्रिया करूँगा, आपने बहुत अच्छी जो मालूमात हमारे देखने वाले और सुनने वालों के साथ शेयर की और उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट है वो कुछ जो है वो हमारे देखने वाले और सुनने वाले जो सुनेंगे, वो अपने अंदर जो है वो ये हेल्दी जो लाइफ़स्टाइल है उसकी जो चेंजेस वो लाएँगे। शुक्रिया गुलेस। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।